अभी कुछ ही दिन पूर्व ही जब प्रशासनिक सुधार विभाग की रिव्यू मीटिंग थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हमने एक एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान के साथ में। इस एमओयू के तहत हम उन सभी डिपार्टमेंट्स को जो कि हमारे आरटीआई सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, इन सबको एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जो है सिंगल पॉइंट पे लाने का प्रयास करेंगे। पहले क्या होता था सर कि हर डिपार्टमेंट के साथ एआर अलग अलग आवेदन करता था कि आप जुड़िए। इस तरह से लगभग हमारे 125 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जो हैं। तो अब तक सिर्फ 28 ही डिपार्टमेंट जुड़े थे। पिछले कई वर्षों की ये प्रगति है। अब इस एमओयू के जरिए हम शीघ्र ही इन सभी रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स को जोड़ करके सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला देंगे। अभी तक कुल इसमें 72,000 ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं इस पोर्टल पे, जिससे इसकी उपयोगिता दिखती है कि भाई इतने कम समय में ही इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसका मतलब अगर ये एमओयू कारगर हो करके और अपनी पूरी आउटकम देता है तो ये संख्या निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। सर, ये इस आरटीआई पोर्टल और जो प्रशासनिक सुधार विभाग आरटीआई के क्षेत्र में कार्य कर रहा था उसके इनिशिएटिव्स के बारे में एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन था। अब मैं निवेदन करूंगा इसी से जुड़ी हुई जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है उसके लिए श्री आर.के. शर्मा जी से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आग्रह करना चाहेंगे श्री दिनेश कुमार, आप सचिव हैं आईटी जन सूचना पोर्टल पर, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री दिनेश कुमार। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं इस वेबिनार में उपस्थित समस्त सम्मानीय प्रतिभागीगण, मैं दिनेश कुमार हूं, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार का कार्यभार मेरे पास है। एवं मेरे को निर्देश है कि बेसिकली हमने जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गत वर्ष जो जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया था उसके बारे में अभी तक की क्या प्रगति हुई है उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप में अवगत कराऊंगा। हम सबको विदित है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके अंदर सेक्शन 4 में ये प्रावधान है कि स्टेट विल एंडेवर की जितनी भी इंफॉर्मेशन हम प्रोएक्टिवली पब्लिक डोमेन में दे सकें वो हम देंगे। तो उसी के क्रम में जो जन सूचना पोर्टल 2019 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया, वो बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक स्तंभ है कि जिसके थ्रू हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की प्रोएक्टिवली हम लोग पब्लिक डोमेन में उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोग्रेस की, प्रगति की, जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है 13 सितंबर 19 से 13 सितंबर 19 को जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ उस समय 13 डिपार्टमेंट ऑनबोर्डेड थे, उनकी 23 स्कीम ऑनबोर्डेड थी और केवल 44 इंफॉर्मेशन पॉइंट्स जो थे 23 स्कीम से उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे। उसके पश्चात तकरीबन 1 वर्ष का समय हुआ, उसमें जो आईटी डिपार्टमेंट ने और जो दूसरे डिपार्टमेंट ने प्रोएक्टिवली इसमें कार्य किया, उसके फलस्वरूप अब वर्तमान में 44 डिपार्टमेंट इस पे ऑन बोर्ड हो गए हैं और 44 डिपार्टमेंट की 81 स्कीम्स और उन 81 स्कीम्स के 223 इंफॉर्मेशन पॉइंट्स अभी हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली पब्लिक डोमेन में उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक उसका फायदा ले सकती है। बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड। मैं बताना चाहूंगा कि जो सिटीजन्स हैं इसके अंदर वो jansuchna.rajasthan.gov.in पोर्टल्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है जन सूचना। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में यानी 9,891 ग्राम पंचायत में और 5,000 अर्बन लोकल बॉडीज में ई मित्र प्लस कियोस्क है, जिसमें विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन कोई व्यक्ति नहीं होगा, एक कियोस्क है, उसके माध्यम से भी ये सभी सूचनाएं सिटीजन्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं प्रगति की बात करूं तो
हमारे वेब पोर्टल में जन सूचना राजस्थान जन सूचना पोर्टल में तब से अब तक 19 लाख विजिटर्स ने विजिट किया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंफॉर्मेशन एक्सेस किए हैं वेब पोर्टल के माध्यम से। इसके अतिरिक्त जो हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के 1.64 करोड़ काफी बड़ी संख्या है, 1.64 लाख जो है उसके मोबाइल ऐप में डाउनलोड हुए हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से 33 लाख लोगों ने इंफॉर्मेशन एक्सेस करी है। जो विभाग की जो एक्टिविटीज हैं जन सूचना पोर्टल के लॉन्च होने से अभी तक, तो जैसा मैंने बताया कि 215 डिपार्टमेंट ऑफिसेज और बोर्ड्स की उनका इन्वॉल्वमेंट किया गया। उन्होंने प्रोएक्टिवली अपने पार्टिसिपेट किया, जो कि मीटिंग्स DOITC द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई। इसके अलावा प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर 4 से 5 मास्टर ट्रेनर जो हैं प्रत्येक जिले में अपॉइंट किए गए और इसके पश्चात ब्लॉक लेवल ट्रेनर 1251 अपॉइंट किए गए। उनकी अच्छी ढंग से ट्रेनिंग कराई गई जिससे कि जन सूचना पोर्टल का प्रचार प्रसार और उसके इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट है कि हम इसमें और स्कीम्स लाएंगे, उसके लिए हमने टारगेट फिक्स किया है और सर्विसेज लाएंगे और अधिक सूचना बिंदु इसके अंदर हम लोग ऑन बोर्ड करेंगे। मैं इसके पश्चात श्री RK शर्मा जो CMR में मौजूद हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार जन सूचना पोर्टल को एक बार उसका डिस्प्ले करके सभी प्रतिभागियों को दिखाएं। थैंक यू। नमस्ते सर। सर, जैसा आपने हमारे विभाग की जब समीक्षा बैठक ली थी डिपार्टमेंट ऑफ IT की, तो आपने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि जन सूचना की जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल स्क्रीन पे कंप्यूटर पर आती थी और मोबाइल पर आती थी और जो राज्य में ई-मित्र प्लस मशीन लगी केवल वहां आती थी। तो आपने भी दिशा निर्देश दिए थे कि जो आदमी को RTI लगानी पड़े, इन सभी सूचनाओं को आदमी उस मशीन से ही प्रिंट आउट निकाल ले। तो पहले खाली स्क्रीन पे दिखाई देती थी, तो इसके लिए हमने इसका PDF बना करके और उस पर लिखा है नीचे कि अब इसका प्रिंट आउट जो है वो सभी चीजों के लिए मान्य है, कहीं आपको RTI की आवश्यकता नहीं, किसी अधिकारी की साइन की आवश्यकता नहीं है। और नीचे लिखा हुआ आता है कि दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंट आउट, सो देयर इज नो नीड फॉर सिग्नेचर। तो सर, आम जितने भी लोग RTI लगाते थे वो खाली प्रेस पे इन्फॉर्मेशन देख पाते थे इसको रेफरेंस के लिए। अब उनको वो RTI से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है विभागों से, वो सीधी की सीधी आप इसकी प्रिंट आउट निकाल करके जो कि हर जगह मान्य है उसकी प्रति आप ले सकते हैं। तो एक तो सर मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने नई शुरुआत की है। सेकंड सर, जी सर, सर IT एक्ट में मान्य सर, उसी पर लिखा है सर। सर वो डिपार्टमेंट के डेटाबेस से डायरेक्ट आ रही है, तो IT एक्ट में सर ये अलाउ है, IT एक्ट में अलाउ है। सर दूसरा आपने मेरे दिशा, सर कोविड के जो विषय महामारी थी, तो कोविड में आपके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की लोगों को सहायता दी गई थी, 2500 रुपए, 1500 रुपए, इस पर कई प्रकार की आप लोगों की तरफ सहायता दी गई थी। तो कोविड में क्योंकि सबका आना जाना बंद था, तो लोगों को पता नहीं पड़ रहा था कि किनको आपने सहायता दी। तो सर हमने इमीडिएटली जन सूचना पर आपके द्वारा जो भी राहत लोगों को दी गई, चाहे कैश बेनिफिट दिया गया चाहे नॉन कैश बेनिफिट दिया गया, उसको हमने जन सूचना में जोड़ करके पूरी दुनिया में इसको उपलब्ध करवाया कि कोई भी आदमी जिनको लाभ मिला है उनका बैंक खाता सहित वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किन किन को कितने कितने रुपए की राशि उनके किस बैंक खाते में गई है, ताकि लोगों में सेटिस्फेक्शन है कि मेरे खाते में पैसा आ गया। सर तीसरा जो आपने हमें महत्वपूर्ण जो डायरेक्शन दी थी हमारी समीक्षा बैठक में कि पुलिस महकमा, क्योंकि सर और इन्फॉर्मेशन तो विभाग से मिल जाती है, पुलिस महकमे के अंदर लोग FIR को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो आपने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि जितनी भी FIR है सरकार की, वो थानेवार एक आम आदमी को उपलब्ध होनी चाहिए। तो सर उसकी भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट से इसको जन सुविधा को इंटीग्रेट कर दिया है। अब पूरे राज्य में जो भी कल तक FIR हुई है, मैं चाहूँ मेरी इंडिविजुअल FIR देखना, मैं अपनी इंडिविजुअल FIR देख सकता हूँ, मैं चाहता हूँ थाने में कितने FIR दर्ज हुई है समय अवधि के अंदर मैं वो देख सकता हूँ और आप FIR की पर्ची निकाल सकते हैं। तो सर कई प्रकार की सूचनाएं, 2 सूचनाएं सर आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा सर। कोविड सर, कोविड की महत्व को देखते हुए आप देखिए, सबसे पहले हमने कोविड को ही इसमें टेप में दिया है कि एक आम लोगों को उस पर नजर है कि सबसे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन में कोविड में जिन लोगों ने राशि प्राप्त की है, क्लिक करो, आपको भी जिला चेंज कर लो, जयपुर जिला, ग्रामीण, गोविंदगढ़ ले लो, को भी ले लो, पंचायत समिति, गोविंदगढ़ पंचायत समिति, गांव सामोद,
सर कोविड में आपके द्वारा जो राशि दी गई थी, जो लाभ दिए गए थे, वो मैं आपको पब्लिक डोमेन में दिखाना चाह रहा हूँ। ये लाभ आदमी अपने मोबाइल पे देख लेगा, कंप्यूटर पे देख लेगा, और हर पंचायत में सर आप जो मशीन लगा रखी है मित्र प्लस मशीन, उन पे भी ये सूचनाएं वो अपने आप देख लेंगे। सर आप देखिए इस गांव में इतने लोग लाभ मिला है। अधिक जानकारी के लिए ये सर सीधा इस विभाग के सर्वर से इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसमें बीच में कोई ये बिल्कुल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है। आधे घंटे पहले भी कोई पैसा गया होगा सर, वो भी इसमें दिखाई देगा। आप देख रहे हैं इतने लोगों को इनके बैंक खातों में ये इस अकाउंट में इतनी राशि मिली है। तो सब साहब देखिए प्रिंट पीडीएफ जो आपने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि अब इसका प्रिंट आउट निकाल करके आदमी, कोई भी आदमी राजस्थान में पूरी कंट्री वाइज पोर्टल से, मोबाइल से, प्लस मशीन से प्रिंट आउट निकाल ले। उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर से जनरेटेड, इस आवश्यकता नहीं है। तो सर एक तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, आपने हमें दिशा निर्देश दिया था। दूसरा पुलिस वाले निकालो, पुलिस का एफआईआर। योगम, हाँ पुलिस एफआईआर कोई भी जिला ले लो सर, क्योंकि एफआईआर पुलिस आधारित थाने बेस होती है, तो हमने इसमें थाने का नाम पूछा है। और आप चाहे तो इंडिविजुअल एफआईआर देख सकते हैं। आप चाहे आपको एफआईआर नंबर गाँव वालों को सर याद रहता तो वो उस दिनांक को सिलेक्ट कर ले किससे किस बीच की वो एफआईआर है। तो एक पीरियड हमने सिलेक्ट कर लिया। सर आप देखिए इसमें ये एफआईआर दर्ज हुई है। अधिक क्लिक करो। आप देखिए ये एफआईआर की कॉपी पुलिस थाने से डायरेक्ट जो उन्होंने दर्ज की है उसकी पीडीएफ आ गई। अब किसी को थाने जाने की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक डोमेन में सर ये चीजें उपलब्ध है। तो इस प्रकार की 223 तरह की जानकारी सर इसको उपलब्ध कर दी है, और लगातार हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि सभी बाकी सूचना इसको उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस पारदर्शी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती सुशीला देवी जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और ये कहना चाहेंगे कि इस आंदोलन की नींव के पत्थर वो रही हैं। आपसे आग्रह है अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें श्रीमती सुशीला देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे पधारे हुए आरटीआई के एक्टिविस्ट तो सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने मेरे को भी इसमें आमंत्रित किया, इसके लिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर आज 15 साल हो गए हैं आरटीआई को लागू हुए इस कानून को, तो आज आपने इसकी ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और सर हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने में बहुत बड़ा आंदोलन किया, फ्लावर से लगा के फिर दिल्ली तक इस आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, यात्राएं बहुत किए, तब जाके ये कानून आरटीआई का कानून बना। और इसके लिए सर आपने और आपकी सरकार ने जो अहम भूमिका निभाई उसके लिए आप बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं कि आपने इसमें बहुत बड़ा आपकी भूमिका रही है इस कानून में। और सर आज ये एक लोगों को जीने का अधिकार है, कि लोग जानेंगे तो जिएंगे, अगर जानेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो ये तो एक लोगों को बहुत बड़ा एक हाथ में हथियार मिल गया कि वो हर चीज जाके देख सकते हैं। नहीं तो का आम आदमी को तो कोई सवाल ही नहीं कि कोई किसी कागज को देखने का अधिकार था। आज वो मस्टोल भी देख सकता है, पंचायती राज में जो काम होता है विकास के वो भी देखते हैं। और सर मैं ये आशा करती हूँ आपसे कि इस कानून को आप और आगे तक लेके जाएं ताकि ये और सरल बने और इसको पब्लिक और ज्यादा से ज्यादा यूज ले, और इसको इससे बहुत बड़ा एक लोगों में बहुत बड़ा जिंदगी में बदलाव आया है और भी आगे इसमें आएगा लोगों में बदलाव। सूचना का अधिकार है, लोगों को जीना सिखा दिया है। जब सूचना का अधिकार है तो हम जी सकते हैं। और आज कोविड में जो सर आपने ये जो व्यवस्था बिछाई है सुचारू रूप से, राशन, पेंशन, नरेगा, इसके तो आप बधाई के पात्र हैं सर कि आज। और ये कोविड की जो टेस्टिंग आपने छोटे छोटे कस्बों में भी जो लागू की है, तो आम आदमी को दूर जाना नहीं पड़े और वो अपने गांव के नजदीक ही जाके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे टेस्टिंग कराए। ये तो बहुत बड़ी बात है सर
ये लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। और ये जो व्यवस्था राशन पेंशन नरेगा की जो बिठाई है, ये बहुत मददगार साबित हुआ सर कोविड के अंदर। ये व्यवस्था अगर नहीं होती तो शायद कोविड में लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सर आपको और आपके सरकार को बहुत बहुत बधाई है, और इस कानून को और आगे तक लेके जाए और उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं करे, क्योंकि एक ऐतिहासिक कानून है सर। शायद कितने सालों बाद में एक बड़े संघर्ष की कहानी है, और हमारे भी लिए एक ऐतिहासिक है और सरकार के लिए भी एक ऐतिहासिक है ये कानून, कि भाई इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाए। तो 15 साल बाद में आज इस कानून में आपने जो इसको किया आज, शायद बहुत बड़ी बात है ये। और मैं यही कहना चाहती हूँ, ये आशा करती हूँ कि आप इस कानून को ऐसे ही बनाए रखे, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करे, और लोगों के ऐसे इस कोविड में मदद करते रहे सर। और भी हो सके तो पेंशन में जरूर थोड़ी मदद करे सर, वृद्धावस्था पेंशन, इसमें थोड़ी लोगों की मदद करे, ताकि लोगों को और बहुत बड़ा संबल मिलेगा इससे। और मैं यही कहती हूँ इसके लिए कि जब सरकार अगर हमारे नाम से पैसे भेजती है तो वो हमारा पैसा, हमारा हिसाब है, क्योंकि ये सुशीला जी आप कहाँ से है? सुशीला जी आप कहाँ से, निवास आपका कहाँ से जुड़े हैं? सर मैं अजमेर जिला के जवाजा से बोल रही हूँ। अजमेर जिला के जवाजा पंचायत समिति है, वहाँ रहती हूँ सर। जी ये कानून सर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है सर। ये कानून महिलाएं, लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अनपढ़ महिलाएं कुछ समझती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ समझती है सर। आरटीआई में समझा दिया इस कानून ने कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक कानून बन गया है। तो ये तो बात बिल्कुल मैं नहीं मानती कि महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं कुछ नहीं समझती है, बहुत समझती है। और इसीलिए इसका इतना बड़ा संघर्ष भी किया हम लोगों ने सर, और आज इस संघर्ष का ये नतीजा भी सामने, और लोग इससे बहुत खुश भी है कि कानून हमारे लिए बना है। तो हम धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सुशीला देवी जी आपके इस उद्बोधन के लिए। और अब इसी क्रम में आग्रह करना चाहेंगे श्री शैलेश गांधी जी से, आप पूर्व सूचना आयुक्त हैं, उद्बोधन हमें प्रदान करें। शैलेश गांधी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और साथियों, ये बहुत ही कुछ राजस्थान की मिट्टी में कुछ है। मैं तो मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, पर राजस्थान की मिट्टी में खास है। सूचना के अधिकार के सबको प्रेरणा है। अरुणा रॉय और निखिल डे ने चुना, राजस्थान को ही चुना अपने कार्यक्षेत्र के लिए, और शंकर सिंह जी के साथ मिलके सूचना के अधिकार का आंदोलन खड़ा किया। सुशीला और मैडम, मैं ये मानता हूं कि मेरे जैसे बहुत लोग, अन्य लोग। सुशीला मैम आप अपना माइक म्यूट करें। और मेरे जैसे अनगिनत लाल सिंह जी, डॉर्थी बाई और सबसे प्रेरित होके सूचना के अधिकार के आंदोलन में जुड़े। कानून आ गया सर, और ये प्रेरणा पूरे देश को राजस्थान की मिट्टी ने दी। न शहर के लोगों ने, गांव के लोगों ने ये प्रेरणा दी। मगर उसके बाद सूचना के अधिकार में इतना बदलाव नहीं आ रहा था, और रेजिस्टेंस था सरकारी अमलदारों से, सरकारों से। और मैं ये मानता हूं कि आपने जो अभी ये पैर बढ़ाया है, आगे कदम लिया है, जन सूचना पोर्टल का और आरटीआई ऑनलाइन करने का, ये देश में बहुत ही कार्यरत होगा। और उम्मीद करता हूं कि पूरा देश इसके पीछे आपके आए। और मैं ये उम्मीद करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देश के अन्य राज्यों को ये रास्ता बताइए, मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से, और बताएं कि आप मदद करेंगे, राजस्थान मदद करेगा, तो राजस्थान इसमें भी आगे आ जाएगा। अब एक छोटी सी चीज आपको बताऊं जिसमें मेरे ख्याल से कुछ त्रुटियां हैं। कलम 4 में तो आपने बहुत जबरदस्त काम किया, और इसके लिए अभिनंदन और थैंक यू वेरी मच सर। मगर एक ही चीज में अभी थोड़ा सा कुछ है कि सूचना आयोग जो है वो टाइम में डिलीवरी नहीं देते हैं।
बाकी सब तो हो रहा है। और ऑनलाइन पोर्टल में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हर इंफॉर्मेशन कमीशन, हर आरटीआई एप्लीकेशन, पीआईओ कैसे काम करता है, कमीशन कैसे काम करता है, ये सूचना भी मिलनी चाहिए सब जनता को, ताकि जनता का दबाव रहे पूरी सिस्टम पे। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए 2 रिक्वेस्ट करूंगा सर। एक तो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो उनको आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उनको समझ में आता है कि दर्द कहां होता है, उनके पेट में आग होती है, जिससे वो सूचना के अधिकार को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, समयबद्धता बहुत महत्व का है ये कानून में। 30 दिन में हम कहते हैं पीआईओ को सूचना देनी चाहिए, पहले अपीलीय अधिकारी को 30 या 45 दिन, और सूचना आयोग में पहुंच के वो फंस जाता है। साधारण नागरिक सूचना आयोग में जाके आगे कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि 2 साल 3 साल 6 महीने लग जाते हैं। सूचना आयोगों को 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर उनके निर्णय देने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना ये कठिन है कि सूचना का कानून सचमुच आगे बढ़ सकेगा। तो ये 2 रिक्वेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी निवेदन है आपसे कि पूरे देश में आपके ये जन सूचना पोर्टल का बात बताइए और लोगों को, दूसरे राज्यों को मदद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री शैलेश गांधी जी, पूर्व सूचना आयुक्त। और इसी क्रम में आगे आग्रह करना चाहेंगे श्री श्रीधर आचारालू, पूर्व सूचना आयुक्त, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। Thank you very much, and I would like to give my respects to Honorable Chief Minister of Rajasthan and the team that is working on creating this wonderful Janata portal, which is giving us fantastic amount of information without filing any RTA application. I congratulate you, all of you, for this. When recently, when the Rajasthan government was facing the problem of destabilization attempts from some forces, I was really worried. I was not worried about the chief minister, because I know he is a mature, capable leader. He can somehow manage and retain. But I was worried about transparency. That was given a wonderful push-up and start, And I'm very privileged. I feel very privileged to be associated with the launch of this wonderful portal, very highly informative. Section 4 came up like a living being, and I was really not visualizing the power of Section 4. The words which has so much of potential power within it, I did not realize it until I saw the Janata portal of Rajasthan government. So many departments, so many schemes, so many programs are giving so much of information, and I'm really surprised to know that 3 crore of people attempted to access the information and got it, which means nothing short of 3 crore RT applications being answered within no time. It's a wonderful vision that came up into realization. I really admire this program, and I wish all the state government in this country and the central government also adopt this scheme, irrespective of political parties ruling the different states. Because it is a program which is useful for realizing the constitutional rights that are given by the constitution makers of this country. If RTI can be a tool, and if Janata portal can be a tool to achieve all other rights that are envisaged by the constitution, and nothing more is expected of this wonderful program. So I wish this will continue, and the entire nation will look to Rajasthan as it was looking for Right to Information Act and getting inspiration from the agitation led by the leaders of RTI like Aruna Rai, Nikhil and others. And we look forward. I'm as a member of Telangana public, I look to you, sir, and I take this information to my government here. I mean, the government of Telangana, and I request them to adopt this process, and they come up with similar program to give information. So on 15th anniversary of Right to Information Act, I think your program of Janata portal has given a ray of hope. Nothing is lost. We still have light, the good governance possible, better administration possible.
and rule of law, constitutional governance possible. Thank you very much for this opportunity, for giving me these best wishes to you, sir. Thank you so much. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर आचार्य आलू जी। और अब आग्रह करना चाहेंगे श्री राम लोभाया जी, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री राम लोभाया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं साथीगण, सबसे पहले मैं सूचना के अधिकार अधिनियम की 15वीं वर्षगांठ के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान ही पहला राज्य था देश में जिसने इस कानून को लागू किया और बाद में यही कानून राष्ट्रीय कानून बना। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से लेकर इस कानून को लागू किया, जब भी वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो निजी प्रयास किए उसी का उदाहरण है कि आज जन सूचना पोर्टल और ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग का जो व्यवस्था राजस्थान ने लागू की है, ये देश के सामने एक बहुत उदाहरण, एक अनुकरणीय कार्य है। और मुझे पूरी आशा है कि ये कदम इस कानून को और मजबूत बनाएंगे और जो सूचना के अधिकार में जिस तरीके की कठिनाइयां लोगों को आती रही हैं, उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। मुझे जवाबदेही समिति कानून बनाने के लिए समिति बनी थी, उसमें काम करने का मौका मिला और उसमें समिति ने इस कानून को भी बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि जवाबदेही प्रशासन के लिए सबसे बड़ा कदम आरटीआई है। ये प्रारंभ है जवाबदेही प्रशासन का। मैं कहता हूं यदि ये कानून लागू हो जाता है तो हम 70 से 75% जवाबदेही प्रशासन लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आज भी जन सूचना पोर्टल से बहुत लोगों को मदद मिली है। एक क्लिक के ऊपर आप किसी विभाग की सूचना देख सकते हैं। लेकिन सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेक्शन 4 है आरटीआई का, यदि उसमें मैं एक बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रत्येक विभाग में किस अधिकारी का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके क्या कर्तव्य हैं, ये भी सेक्शन 4 का पार्ट है। लेकिन आज किसी भी विभाग का आप सूचना उठा के देख लें, अभी तक इसकी ओर ध्यान बहुत कम जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जवाबदेही शुरू होती है। यदि जनता को ये पता चले कौन सा अधिकारी, उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, वो कैसे काम करेगा, तो उससे काफी जवाबदेही प्रशासन की बनती है। और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में अभी ध्यान देने की जरूरत है। और सेक्शन 4 बहुत स्पष्ट है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो स्पष्ट नहीं है। आज जन सूचना पोर्टल के ऊपर भी जो सूचना आ रही है, उन सभी बिंदुओं पर सूचना नहीं है। उदाहरण के तौर पर जयपुर की बात आपको बताऊं, यहाँ नगर पालिका है, जहाँ जेडीए है। अब नगर जो कारपोरेशन का जो अधिकारी हैं, उनके डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके कौन से एरियाज हैं, अभी तक हमें जयपुर में बहुत से लोगों को पता नहीं है। और उनके क्षेत्राधिकार कौन से हैं, जेडीए का क्षेत्राधिकार कौन सा है, अभी तक कहीं भी आप जन सूचना पोर्टल देख लें, विभागों के पोर्टल देख लें, किसी पे भी ये सूचना आम आदमी को पता नहीं चलती है। और वार्ड बदलते रहते हैं, तरह तरह की परिवर्तन आते हैं, लेकिन कभी भी अपडेट सूचना ये उपलब्ध नहीं होती है। तो ये कुछ अभी कमियां हैं जिसको विभागों को स्वतः देखना चाहिए। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो सेक्शन 4 का है, ये सभी पे लागू करके इसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज अपील की बात हुई, अभी सूचना जो पहले वाले कह रहे थे कि आज जितनी अपीलें उसमें जा रही हैं इलेक्शन, उसमें सूचना आयोग में, आप यदि ये देखें कि 2 स्टेज अपीलों का निकल के तीसरी स्टेज पे अपील जा रही है, इतनी संख्या में अपील जाती है और अल्टीमेटली 95% जो अपीलें हैं वो एक्सेप्ट होती हैं उस लेवल पर। इसका मतलब ये है कि जो विभाग का जो इंटरनल सिस्टम है अपील का, वो कमजोर है। इसको देखने वाली बात है कि इसको या तो स्वतंत्र बनाएं या उनको भी अकाउंटेबल बनाएं कि जब जो एक सूचना जो उसका अधिकार था, उसके लिए उसको 2 अपील फाइल करके तीसरी अपील फिर सूचना आयोग में जाना पड़े,
तब ये कोई प्रशासन के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो यही मेरे कोई सुझाव हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम अकाउंटेबिलिटी प्रशासन में चाहते हैं, सूचना के अधिकार को बहुत प्रभावी ढंग से लागू करना पड़ेगा और हमने वो रिपोर्ट भी सरकार के सामने दी है, उसमें सुझाव दिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा जिसमें ये जवाबदेही कानून लागू होगा। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम लोभाया जी। और श्री वजाहत हबीबुल्लाह, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, आपसे आग्रह करना चाहेंगे आप अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देता हूं कि आपने ये जो अपने राज्य में ये जन सूचना पोर्टल का आरंभ किया हुआ है। जब इसका उद्घाटन हुआ था तब मुझे आमंत्रित किया गया था। उस समय भी मैंने ये देखा कि इसमें जो शक्ति है उसके नतीजे में जो मेरा विचार था, आरटीआई को हर एक नागरिक के लिए सुधार लाने का यह विचार पूरा हो सकता है। जैसे आपको पता है 2005 में मैं नियुक्त हुआ था केंद्रीय सूचना आयुक्त का अध्यक्ष। उस समय मैं सर्विस में था, आईएएस में था। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि यह कानून तो है, ये अधिनियम तो बना है, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी बात है इससे जनता को, आम जनता को फायदा पहुंच सके। और मैंने पाया कि वे जो धारा 4 का जिक्र हुआ है, उसके बारे में चर्चा हुई है। धारा 4 अगर पूरी तरह से इस पे अमल किया जाए तो तब तो इस अधिनियम की रूह है वह जीवित हो सकती है। और वह रूह क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही। एक तो तरीका है जो कि उसका प्रयोग हो रहा है कि आप प्रश्न कीजिए और उत्तर पाएं, लेकिन इसका यह मतलब है कि पहले एक ऐसा आदमी आना चाहिए, इसको सोचना चाहिए कि किस बारे में प्रश्न पूछना है, और दूसरी तरफ से ये सोचना है कि उसका उत्तर किस प्रकार से दिया जाए। और वो उत्तर देते वक्त कोई सूचना दबा भी जा सकती है या दी भी जा सकती है। और इसके बारे में कई केस भी चले हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक केस चले कि सूचना जो दी जा सकती थी वह नहीं दी गई या गलत सूचना दी गई। तो इसमें बचाव लाने, और फिर जैसे कहा है, और मेरे मित्र शैलेश गांधी जी ने कहा कि केसेस जो आने लगे हैं अब मुख्य सूचना आयुक्त के सामने, वो इतने ज्यादा होने लगे हैं कि वो 2-3 साल लग जाते हैं उनको संभालने में। तो इस प्रकार से जो अधिनियम चाहता था, जो इसका मकसद था कि जल्दी सूचना लो, इसीलिए आयोग बनाने की आवश्यकता थी, वरना तो न्यायालय नहीं जा सकते थे केस। आयोग बनाने का मतलब ये था कि जल्द से जल्द जो सूचना मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ये नागरिक प्राप्त करना चाहता है, उसको प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा था। ये जो समस्या है इसका हल आपने पाया, और इसलिए राजस्थान को और आपको निजी तौर पे गौरव लेना चाहिए इस बात का कि एक तो जैसे कहा गया, इस अधिनियम को बनाने में ही राजस्थान का बड़ा हाथ था। और राजस्थान में कौन? जो किसान था। केवल वो गरीबी हटाओ कार्यक्रमों में
प्रश्न पूछने से एक पूरा अधिनियम बन गया। एक तो वो था, और अब आपने फिर ये लीड लिया है कि ये पोर्टल आपने शुरू किया है। इस पोर्टल से जिस प्रकार से अभी एक्सप्लेन भी किया गया है, ये है कि पूछे बगैर मानव हस्तक्षेप के बिना सूचना प्राप्त हो सकती, और वो उस हर विषय पर, तो जैसे मैंने एक कॉलीग ने कहा अभी, धारा 4 में लिखा गया है, और धारा 4 में 141A में 1 to J तक है, सूचनाएं हैं, हर प्रकार की सूचना है जो ऑटोमेटिकली जनता के सामने प्राप्त होने के लिए तैयार होनी चाहिए। मुझे याद है इस अधिनियम के 1 साल लागू होने के बाद मैं राष्ट्रपति, उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, जैसे आप जानते थे वो बड़े इसके हामी थे कि हर एक जगह कंप्यूटराइजेशन हो जाना चाहिए, सूचना प्राप्त होनी चाहिए आसानी से। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आपको प्रसन्नता होगी, अब हर एक जो मंत्रालय है उसके पास एक वेबसाइट है, उसके पास वो जो सूचना है वो अपलोड हो रही है। उन्होंने कहा ये तो हुआ है, तो मैं जानता हूं, लेकिन बड़ी पुरानी सूचना उस पर अपलोड हो रही है, वो अपडेट नहीं हो रही है। और आप समझेंगे कि अगर सूचना अप टू डेट नहीं है तो उसका मतलब ही क्या है। मुझे ये पता नहीं होना चाहिए कि 10 साल पहले या 5 साल पहले आपके विभाग में क्या नीति थी या क्या काम हुआ। मुझे जानना है कि आज क्या नीति है, आज क्या हो रहा है, और ये पोर्टल इसका जवाब देगा। तो ठीक है कि अभी तक जैसे कहा गया केवल 28 विभाग है जहां ये लागू हुआ है। एक ने कहा 28, एक ने कहा 44, लेकिन जितना भी है अभी 125 है। ये हर जगह लागू होने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा कहूंगा नहीं क्योंकि मैंने पहले ही शायद ज्यादा कह दिया है, किंतु मैं दोबारा अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि आपने ये उद्घाटन किया है, और जैसे औरों ने भी कहा है ये एक नमूना है और राज्यों के लिए और केंद्रीय सरकार के लिए भी, केंद्रीय सूचना आयोग के लिए भी। केंद्रीय सूचना आयोग को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी है, और हमें आशा है कि बहुत ही जल्दी यही आपका पोर्टल हर एक राज्य में होगा, ताकि हर एक राज्य में जो भारतीय नागरिक है उसके जो अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार, कि वे सरकार में भागीदार हो सके। आखिर एक लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र मतलब हर एक नागरिक भागीदार है सरकार में, और भागीदार सरकार में बनने का कौन सा तरीका है? ये कि सरकार को हमेशा रास्ता पर रखें, और रास्ते पे कैसे रख सकते हैं? प्रश्न पूछ के, जवाबदेही के नतीजे में, पारदर्शिता के। तो ये आप फिर एक बिल्कुल आपने अपना एक स्थिति बना ली है राजस्थान की, जो भारत का लोकतंत्र है, इसमें सारे भारत को नाज है, गौरव है, इसकी लीडरशिप आपने ली है। इसके लिए मैं दोबारा आपकी बधाई देता हूं, और आप सबके साथी हैं आपकी सरकार में जो काम कर रहे हैं, और विशेष तौर पे आपके नागरिक, क्योंकि ये सिर्फ केवल सरकार की बनाई हुई चीज नहीं है, आप इसमें मिल के काम करने का ये नतीजा है। और इसीलिए ये एक नमूना है, न केवल हमारे लोकतंत्र के लिए, लेकिन दुनिया भर में, संसार भर में लोकतंत्र। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री वजाहत हबीबुल्लाह साहब, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त। आरटीआई दिवस पर 15वीं वर्षगांठ का ये राष्ट्रीय वेबिनार, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे साथ है श्रीमती अरुणा रॉय। कर्मयोगी शब्द का प्रयोग यूं तो कई बार होता है, लेकिन यदि देश के कई क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले आंदोलनों की प्रणेता सहयात्री अरुणा जी के लिए ये शब्द उपयोग में लिया जाए तो कदाचित शब्द स्वयं निखर जाता है और शब्द स्वयं भावान्वित हो जाता है। और भी
आग्रह करना चाहेंगे। विनम्र अनुरोध श्रीमती अरुणा जी, आप बोलने के पहले निखिल बोलना चाहेंगे? निखिल बोलना चाहेंगे? निखिल भी यही है जी। गहलोत साहब, मेरा एक निवेदन है, वैसे अरुणा जी तो बोले हैं, मेरा एक निवेदन है कि यदि थोड़ा सा 10 मिनट टाइम अंत में है तो 2-2 मिनट हम कुछ लोग 3-4 लोग हैं जो बोल लेंगे बाद में, तो आपको कुछ और फीडबैक भी मिलता है, मिल जाएगा यदि। तो आपकी भावना अरुणा जी बता देगी। हाँ, अरुणा जी बताएंगी, लेकिन आप 2-3 और लोगों के 2-2 मिनट लेंगे, जैसे कविता जी भी हैं और उनको बुलवा देंगे, 2 मिनट बोल जाएंगे, मैं कम बोल जाऊंगा। ठीक है। नहीं, आपका तो हमें चाहिए, आपसे हम आप जो बोलेंगे उसी से राज्य आगे चलेगा। तो मैं अरुणा जी के बाद मैं बोलूंगा। गहलोत साहब 2 मिनट। वैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गहलोत साहब और जस्टिस लोकुर और उपस्थित कमिश्नर्स और जितने मेरे साथी हैं, जो लोग मेरे साथ कंधे पर कंधे मिला के इसको आगे ले गए हैं, ये सूचना का अधिकार का जो अभियान हुआ उसमें कविता श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं और निखिल और कई सारे और साथी, शंकर, निखिल, सुशीला, और हम हजारों की संख्या में राजस्थान में सड़क पे सोए। इसलिए कानून बना, एक अकेले से कुछ नहीं होता है, तो आप सब जानते हैं। खैर, मेरा नाम आगे आ गया है, वो क्यों आया वो पता नहीं, वो एक अलग विषय है और अलग मंच से उसकी बातचीत होगी। मगर आज मैं आपको बहुत सादर प्रणाम और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस मीटिंग को आज बुलाया, क्योंकि बहुत आवश्यक था कि हम लोग मिले और एक कोविड के बीच में जहाँ हम बंद हैं कमरे में, ये वर्चुअल मीडिया के तहत तो कम से कम एक दूसरे से मिले और एक दूसरे की बात आगे रखे। और आरटीआई जैसे कानून का याद करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि अभिव्यक्ति के अधिकार के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है आज, और वो हमला उसको सामना करने के लिए हमें सूचना के अधिकार को मजबूत और ताकतवान बनाना पड़ेगा। आज साहब मैं अखबार देख रही थी, कई अखबारों में कुछ ना कुछ छपा है, मगर मैंने देखा कि दैनिक नवज्योति में जो स्मृति जो ब्यावर के शहर ने सूचना के अधिकार के लिए बनाया, जिसमें म्युनिसिपैलिटी ने बनाया, उसका छापा है, और वो ये कह रहे हैं कि नींव तो बहुत मजबूत है और ऊपर से भी काम ठीक ठाक हो रहा है, मगर ढांचा डगमगा रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सूचना के जो अपना पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल, ये तो आ गया है, मगर सारे बोर्ड्स हट रहे हैं वहां से। कह रहे हैं कि जितने दिखे हुए बोर्ड्स पड़े थे जगह जगह, जो लोग जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सूचना को एक्सेस नहीं कर सकते, उनके लिए वो हट रहा है। और वैसे ही बहुत सारे छोटे मोटे चीजें हमारे बीच में प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें समस्याएं हैं, जिसको आप समाधान करने के लिए वादा भी किए हैं, मगर उनका भी मैं थोड़ा बहुत गिना दूंगी। मगर उससे पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि राजस्थान ने अब तक सूचना के अधिकार को जन्माया, उसको बहुत सारे पिछले 2-3 साल में बहुत प्रेरणा दी, मगर हमारे कुछ ढांचे में अभी भी कमजोरियां हैं। आप क्योंकि मैं घर की हूँ, मैं गहलोत साहब के बिल्कुल आदर प्रणाम करते हुए, राजस्थान की खूबियां करते हुए भी थोड़ा बहुत घर के मामले भी बाहर निकालूंगी आज, तो आप बुरा ना माने साहब। तो सबसे पहले हमारा एक मांग है कि राजस्थान में एक पारदर्शी और जवाबदेही पॉलिसी बने, और वो ऐसा पॉलिसी बने जिसमें एक छोटा सा काउंसिल आप अपने मनमर्जी से बना दे, जो इसका महत्वता भी समझे और इसके राष्ट्रीय कानून पे भी और राष्ट्रीय नीतियों पे भी असर करता रहे। मैं आपको इसलिए कहना चाहती हूँ कि कई सारे कानून आ गए हैं, कई सारे फंड आ गए हैं जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे कई, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर आप सब समझते हैं कि सारे बड़े बड़े फंड आ गए हैं, वो फंड ना हम देख सकते हैं, ना सीएजी देख सकते हैं। ऐसी भी चीजें क्रियान्वित हो रही है, तो हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी ऐसा हो जिससे हम लोग उससे पाबंदित हो और उस पॉलिसी को जनता भी जाने। हम ये भी चाहते साहब कि डिजिटल डायलॉग जन सूचना पोर्टल की छोटी सी एडवाइजरी ग्रुप बने, जिसमें जनता के लोग भी रहें, आपके सरकार के लोग रहेंगे, और वो लोगों के साथ मिलकर महीने में या 2 महीने में एक बार कोई गाइडलाइंस को
बदलना है या कोई समस्या आ रही है तो समाधान करने के लिए मिले। सब तीसरा चीज है कि कमिश्नर्स हमारे अभी CIC राजस्थान में अपॉइंटेड नहीं है। राजस्थान में तो 4 कमिश्नर्स इंक्लूडिंग CIC की भयंकर जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप आज ही घोषणा कर दें या तुरंत घोषणा करें कि ये 4 कौन होंगे और इन पोस्टों को भरे आप। छोटी बात है कि हम लोग यहाँ से सामाजिक अंकेक्षण का तो साकार किए, सामाजिक अंकेक्षण दुनिया भर में फैल गया है। हमारे जैसे हम जिससे संपर्क नहीं रखते वर्ल्ड बैंक, उस जैसे संस्था भी अभी सोशल ऑडिट के ऊपर बात करती है, मगर हमारा जो ढांचा है वो अभी मजबूत नहीं बना है। उसको मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है। जैसे मनरेगा और CAG के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स को लागू करने के लिए, कंकरेंट ऑडिट करने के लिए, कोविड रिलीफ के बारे में बार बार उसको उसके ऊपर नजर डालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मैं बहुत समय नहीं लेना चाहती हूँ। मैं यही कहूंगी कि हम बहुत गौरवान्वित हैं कि राजस्थान के हम लोग नागरिक हैं और राजस्थान ने इतना कुछ बहुत अच्छा काम किया है। अगर जन सूचना पोर्टल भी था, हम यही मानते हैं कि सूचना के अधिकार के जन्म स्थान से उठकर एक जन सूचना पोर्टल आया, तो सूचना अधिकार का अंग भी है और आपके डिजिटल डायलॉग का भी अंग है। और ये खूबी है राजस्थान की कि वो हर चीज को शायद मानव अधिकार और मूल अधिकार है उनके साथ जुड़कर देखते हैं। तो इसलिए राजस्थान की खूबी है कि जन सूचना पोर्टल जैसे एक सेक्शन 4 को लागू करने के लिए आपने आगे काम किया। मेरी आशा है कि आज एक शुरुआत होगा सब, और हम साल में 2-3 बार 4 बार RTI के एक संबोधित करेंगे आप छोटे मीटिंग, और हम मिलते रहेंगे। ये नहीं कि साल में हम एक ही बार मिले, और हम आपके पास आते रहेंगे और हमारे मांगों को और अपने सुझावों को लेते आएंगे। आज मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सारे कर्मचारियों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सारे साथी लोग, क्योंकि राजस्थान में खूब सारे लोग हैं जो दिन रात सुबह शाम सूचना के अधिकार के बारे में सोचते रहते हैं। उन सबको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज आयोजन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अरुणा रॉय जी। और अब निखिल सर से आग्रह, आप भी अपनी बात रखें। तो मैं 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। बहुत ये शुक्रिया तो है ही सब कि आपने ये आयोजन किया, और इसकी वजह से हम उम्मीद तो करते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीजों में मैं ये बने हुए हैं, बस उसका एक टाइम सीमा आ जाए। आज आप बात करें तो उसकी घोषणा भी हो जाए कि जैसे गाइडलाइंस बन गए हैं जन सूचना पोर्टल के, वो भी गाइडलाइन अब आपको जानकारी होके खुशी होगी कि जन सूचना पोर्टल का वैसा कर्नाटका सरकार ने उठा के वहां बनाया है माहिती कर्जा। तो ऐसे राजस्थान का मॉडल हर राज्य में जाए, वो प्रयास शायद हमारे जो और साथी लोग हैं जो बाकी राज्यों से आए हैं उनको भी लगेगा कि ये मॉडल हर राज्य में जाए। तो जैसे कर्नाटक में गया है वैसे और जगह जाए। और जन सूचना पोर्टल का पहला सवाल पूछते हैं कि ये हुआ क्या, इसका ढांचा क्या था। तो ढांचा वो गाइडलाइंस है और एक एडवाइजरी ग्रुप है, तो ये तुरंत लागू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ही सोशल ऑडिट का कैबिनेट ने तो क्लियर किया है, लेकिन उसकी गवर्निंग बॉडी की आप अनाउंसमेंट कर दें, और सोशल ऑडिट शायद लोकुर साहब भी करेंगे क्योंकि उनके कोर्ट्स पे इतने निर्णय हुए हैं सोशल ऑडिट को और फैलाने के लिए, फुलाने के लिए। तो आप वहां भी उसकी अनाउंसमेंट कर दें कि गवर्निंग बॉडी बन जाएगा और 1 महीने के अंदर सोशल ऑडिट डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट रूप में CAG के जो पूरे चीज है कि ये एक ऐसा बॉडी होगा कि जनता ऑडिट कर ले हर कार्यक्रम का कोविड सहित, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ राज्यों में तो सब हमें सीखना चाहिए कि वो किस ढंग से कंकरेंट ऑडिट, जैसे जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं वैसे वैसे उन कोविड के रिलीफ के कार्यक्रमों का ऑडिट जनता कर रही है, वो हमें भी करना चाहिए इस राज्य में, और वो सोशल ऑडिट यूनिट कर सकता है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा साहब कि जो आपने कोविड के सारे आपने खर्चे जो पैसा दिया है वो डाल दिया है, लेकिन कोविड में क्या क्या चीजें आपने अनाउंस किया है कि कोविड का जन आंदोलन होगा। मेरा एक निवेदन है कि डायलॉग, एक राजस्थान सरकार ने नरेगा संवाद चालू किया था, फिर ये डिजिटल संवाद चालू हुआ। हर संवाद से बहुत अच्छी चीजें निकलती है जिससे जन आंदोलन निकलता है, सरकार, जनता और विभागों को मिला के।
तो आपसे एक निवेदन है कि कोविड पर भी, जैसे आज आप ये एक संवाद करा रहे हैं, कोविड पर भी एक कराएं और बहुत लोग अपने सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन हर विभाग का संवाद हो, वो आरटीआई का अगला कदम है। जनसूचना पोर्टल आरटीआई का हिस्सा है, वो एक कदम है, संवाद हो वो एक अगला कदम होगा। और लास्ट मैं उसी पर करूंगा, जो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं और जनता आपके पीछे पीछे घूमेगी, कि एक सामाजिक जवाबदेही कानून चाहिए साहब गहलोत साहब। उसको आपने अनाउंस किया है, आपके मैनिफेस्टो में है, आपने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी ने भी अपनी बातें रखी, तो ये आप कोई टाइमलाइन लगा के उससे जनता ही भागीदार होगी और बहुत अच्छा आगे कदम, सूचना केवल नहीं उसकी जवाबदेही भी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री निखिल डे जी। और हमारे बीच है सुश्री कविता श्रीवास्तव, आरटीआई एक्टिविस्ट है राजस्थान से। हम चाहेंगे आप भी संक्षेप में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखूंगी, क्योंकि पोस्ट भरने की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है, उसमें मैं भी सबसे पहले तो धन्यवाद इस तरह की बैठक रखने का और हमारे जैसे लोगों को बुलाने का। हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पोस्ट की बात कर रहे हैं। क्या हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट वुमेन्स कमीशन व अन्य 12 कमीशन जो हमारे राज्य में है, एक बाल आयोग को छोड़ के, क्या हम सारी पोस्ट्स में आप देख सकते हैं बहुत जल्दी अशोक जी कि आप बहुत अच्छे लोगों को लाएंगे जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक मूल्य की बुनियाद है, वो हमारे आर्टिकल 19 से है। तो हम चाहेंगे कि इस बिल्कुल बेसिक मुद्दे को आप जरूर सोचें कि क्या आप ये पोस्ट अच्छे लोगों के साथ आप भर सकते हैं। दूसरा, इस वक्त जो हमला हो रहा है मानवाधिकार पक्षों पे पूरे देश भर में, जैसे लेबर लॉ कानून या कृषि कानून जिस पर हमला हुआ, आपने अपनी मंशा जरूर बताई थी कृषि कानून पे कि आप अमेंड करेंगे पीएमसी, लेकिन अब उस वाइडन करेंगे आप डेफिनेशन को, तो क्या हम बहुत जल्दी इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? क्या ये बात आप बहुत जल्दी इस पहला राज्य हो, क्योंकि इसमें भी मंशा जब तक कागज में नहीं आएगी, आपने मंशा तो जाहिर की, तो उसकी परिणति तो कागज पे ही आने की होगी। क्योंकि अशोक जी लौट आए हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में मेरा सबसे पहली बात कहना था कि जितने भी कमीशंस हैं राजस्थान में 12 कमीशंस हैं, क्या 12 कमीशंस में जो पोस्ट अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं, क्या आप उनमें भी भरेंगे? वो सब लोकतांत्रिक मैकेनिज्म का ही हिस्सा है, जिसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सारे हमारे कमीशंस को सशक्त होना होगा, क्योंकि वो एक ध्येय है पारदर्शिता का और लोकतंत्र का। तो बहुत जल्दी महिला आयोग, बहुत जल्दी मानव अधिकार आयोग, वो अन्य आयोग जो 12 कमीशन है, उनको अच्छे लोगों के साथ जो मूल्यों में, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, जो पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं, जो आपके जो मंशाएं हैं उनको, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है, जो हक है, उनको आगे बढ़ाएंगे। मैंने बहुत छोटी सी एक और बात बोली कि सबसे पहले जब एग्रीकल्चर कानूनों में, फार्म बिल्स में अमेंडमेंट आया, तो आपने कहा था कि आप एपीएमसी एक्ट को तुरंत डेफिनेशन चेंज करेंगे और चुनौती देंगे जो केंद्रीय सरकार ने किया है, क्योंकि वो फेडरल वो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है। तो हम चाहेंगे कि आप बहुत ही जल्दी, अगर आप ये कानून एपीएमसी कानून को भी आप साथ साथ इसकी डेफिनेशन को वाइडन करें। इसी तरह लेबर लॉज,
जो लेबर लॉस पे हमला हुआ है। मैं ये सारी बातें इस वक्त क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बैठक केवल एक सूचना के अधिकार कानून की तो है ही, लेकिन वो सारी चीजों के बारे में बात करना जिसमें हमारे अच्छी मंशाएं कागज पे आए और उनकी परिणति करें। मेरी अंतिम बात है कि राजस्थान राज्य में फोन टैपिंग को लेके बातें हुई। जब आप पारदर्शिता में इतने विश्वास करते हैं तो एक बार लोगों को अपने विश्वास में लीजिए कि इस तरह की चीजें नहीं हो रही है, और अगर हो रही हैं वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उस रूप में हो रही है। क्योंकि एक पूरा सीक्रेट मैकेनिज्म जो राज्य का चलता है, जन विरोधी होता है, वो लोकतंत्र विरोधी होता है। जो एक सीक्रेट पावर स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें फोन टैपिंग एक इश्यू है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि जो डूंगरपुर में हुआ है, क्योंकि आप एक पारदर्शी और जवाबदेही सरकार है, जो डूंगरपुर में हुआ है उसमें अभी भी वीडियोस आ रहे हैं, पुलिस मार रही है, क्यों मार रही है, पुलिस पकड़ रही है, क्यों पकड़ रही है। इस चीज पे जो मानव अधिकार हमले हैं उसमें पारदर्शिता लाना कि क्यों ये चीजें हो रही है, क्या मंशा है वहां के जिला पुलिस की, क्या मंशा है राज्य की। आप प्लीज, हम और वो एट्रोसिटीज नहीं देख सकते हैं। मैं एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ। FIR पारदर्शी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी जैसी सरकार तो रेप FIR विड्रॉ कर लेती, कल CBI ने हाथरस की FIR डाल के विड्रॉ कर ली। तो एटलीस्ट एक राज्य है जहां दंगे की चोट पे कोई FIR छुपी हुई नहीं है, लेकिन उसमें और भी पारदर्शिता चाहिए। हमें मंच चाहिए, हमें मंच चाहिए, संवाद चाहिए होम सेक्रेटरी के साथ, महिला आंदोलन को चाहिए, दलित आंदोलन को चाहिए। तो पारदर्शी सूचना साथ साथ मंच जहां हम अपनी बात कह पाए, जहां डूंगरपुर के लोग अपनी बात कह पाए, जहां आदिवासी लोग बात कह पाए। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इससे हम खुल के हमारी अपनी मन की बात आपको रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इससे और संवाद रखिए, और भी बहुत बातें कहने की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कविता श्रीवास्तव जी। और हमारे बीच है सुश्री रोल। हेलो, हाँ जी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राजस्थान को ये पूरी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आपको आ रही है आवाज? हेलो, हाँ अब आ रही है मैम। हेलो, हाँ जी। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन किया है। मैं मध्य प्रदेश से हूं और मध्य प्रदेश में हमें इसकी बहुत कमी लगती है कि हमारा इस प्रकार से सरकार के साथ कोई भी संवाद किसी भी चीज में नहीं हो पाता है। और जहां तक कि सूचना के अधिकार की बात है, तो सूचना के अधिकार की तो मतलब मध्य प्रदेश में हालत बहुत गंभीर है। पिछली बार जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तो बहुत समय से हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे थे कि जैसे कि वहां पर जो सूचना आयुक्त थे, सूचना आयुक्तों का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ था। तो जब कांग्रेस सरकार आई तो फिर कांग्रेस सरकार के बाद हमारे यहाँ सूचना आयुक्तों के अपॉइंटमेंट हुए। पर अभी भी मतलब मध्य प्रदेश में जैसे राजस्थान की आप बात करते हैं तो राजस्थान में पारदर्शिता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसको आप लोग डील भी करते हैं। जन सूचना पोर्टल, ऑनलाइन RTI का जो आपने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। पर हमारे मध्य प्रदेश में अब आप जन सूचना पोर्टल की तो बात बहुत ही अलग है, हमारे सूचना आयोग की वेबसाइट ही नहीं है और सूचना हमको ये पता ही नहीं होता है कि कौन से केसेस कब लगेंगे, कौन से सूचना आयुक्तों ने क्या किया है। हम पिछले 5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कम से कम सूचना आयोग की वेबसाइट तो सुधार दे। तो एक ये लड़ाई है। धारा 4 में जो आपने राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा एक पहल किया हुआ है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में धारा 4 के भी बहुत ही मतलब अब मैं अपनी सरकार के मतलब मुझे लगता है कि अपनी सरकार के बारे में मैं क्या करूं, वो बहुत ही अजीब सा लगता है कि आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये है चीज। मतलब मध्य प्रदेश में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने आपका पूरा प्रेजेंटेशन देखा
और मुझे उस प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम आपने कोविड की पूरी इंफॉर्मेशन कुछ तो पब्लिक डोमेन पे रखी है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं पता कौन सी सरकार, कौन सा डिपार्टमेंट कोविड के दौरान कौन सा ऑर्डर निकाल रही है, वो तक पब्लिक डोमेन पे नहीं है। दूसरा, एक और जो वेंटिलेटर्स, अभी कुछ इंपॉर्टेंट आरटीआई जो कोविड के दौरान लोगों ने लगाई है उस तक का जवाब नहीं दिया गया। जैसे एक साथी ने पूछा था कि कितने वेंटिलेटर हैं, अब इस पूरे, क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार से हालत हो रही है, वेंटिलेटर तक का जवाब सरकार के पास नहीं है। तो ये सब राजस्थान की ये सारी चीजें देखकर मुझे बहुत ही, मतलब हम लोगों को, हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि कम से कम कोई सरकार तो कम से कम एक्टिविस्टों को थोड़ा एक मौका दे रही है, उनकी बात सुन रही है। हमारे यहाँ तो एक्टिविस्टों का ये हाल है कि अगर हम 10-12 आरटीआई लगा देते हैं तो हमको ये कह देते हैं कि हम सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इस प्रकार के केसेस हो रहे हैं। तो आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। रोली जी, आपकी आवाज हम नहीं सुन जी, बस अंत में ये कहूंगी कि आप राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई इस तरीके का डायलॉग करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरीके का ऐसा संवाद की लगातार जारी अगर रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और उससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और जहां तक जवाबदेही कानून की बात है तो मुझे लगता है कि अगर आप जल्दी मतलब राजस्थान में बन जाएगा तो हम लोगों को भी मध्य प्रदेश में एक लड़ाई लड़ने का एक मौका मिल जाएगा कि राजस्थान में तो बना है तो मध्य प्रदेश में भी बनना चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए, और बधाई कि आपने जन सूचना पोर्टल जैसा एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम और ऑनलाइन आरटीआई फाइलिंग का जो पूरा जो है आपने वो शुरू किया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को जिंदाबाद, अरुणा जी को धन्यवाद, और हमारे जो रीढ़ सूचना के अधिकार की जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जो सूचना आयुक्त हैं, जैसे शैलेश गांधी जी हैं, वजाहत हबीबुल्ला जी हैं, आचार्य साहब हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये अभी आयुक्त नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब सूचना के अधिकार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी नौकरी खत्म हो जाती है, उनका अपॉइंटमेंट खत्म हो जाता है तो उनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में बस जाता है, जिनके मन में बस जाता है। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कानून को आगे ले जाने के लिए, और उम्मीद है कि हम फिर से इस तरीके की चीजों में राजस्थान सरकार हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री रोली शिवहरे जी। और हमारे बीच है सुश्री पंक्ति जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप गुजरात में, आप भी अपना उद्बोधन हमें दें संक्षिप्त में। हेलो, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत धन्यवाद और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये एक पहल जो जन सूचना पोर्टल की, जिसके उद्घाटन में भी हम लोगों को आने का मौका मिला था, और ये पहल बहुत ही अच्छी तरीके से अब आगे बढ़ रही है, और उसमें बहुत ज्यादा और डिपार्टमेंट्स भी शामिल हुए हैं कि जिसकी सूचना हम लोग देख सकते हैं। मैं गुजरात से हूँ, और गुजरात से हमारी एक हेल्पलाइन चलती है जिसके ऊपर राजस्थान से खूब फोन आते हैं, मतलब दिन में 1-2 फोन तो राजस्थान से जरूर होते हैं। और हाल ही के एक ही किस्सा बताऊंगी और मेरी बात खत्म करूंगी। एक इंसान बस स्टैंड पे था और वो एक गांव की एक सूचना चाहता था कि उनके गांव में जो डेवलपमेंटल काम हुए हैं उसके बारे में, और बातों बातों में, पहले मेरे ध्यान में नहीं आया, बातों बातों में मैंने कहा कि ये सूचना तो जन सूचना पोर्टल पे है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सादा फोन है। तो उसके बाजू में बस स्टैंड पे बैठा हुआ एक इंसान था, उसने बोला इसके पास फोन है, मैं पूछूं क्या? और उसने फोन दिया और उसको मैंने समझाया कि जन सूचना पोर्टल डाउनलोड करें। जब तक उसकी बस आई तब तक उसने जन सूचना पोर्टल से उसको जो उसकी गांव की इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो निकाल के दी। वो इंसान इतना खुश था और उसने बोला कि मैं मेरे गांव में जाके ऐसे वाले फोन, मतलब कैमरा वाला फोन जिसके पास है उसको जरूर कहूंगा। तो मैंने उनका ये कहा कि आपके पंचायत में भी ऐसा कियोस्क लगा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब सूचना लोगों के हाथ में आती है तब लोगों को चेहरे पे खुशी आती है। मैं तो चेहरा नहीं देख पा रही थी, फोन पे ही सुन रही थी कि वो कितने खुश थे कि वो सूचना उसको वहीं पे मिल गई जो सीएम रेजिडेंस से। आपसे निवेदन, आप अपना वीडियो ऑन करें मैम, आपको वीडियो नहीं आ रहा। थैंक यू।
हेलो, मैं पंक्ति और गुजरात से हूँ। बहुत ही धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस इस तरीके के। सबसे पहले तो ये डायलॉग, क्योंकि आज के दिन में जब सवाल करना गलत माना जाता है काफी जगह, तब इस तरीके से एक्टिविस्ट लोगों को बाकायदा इनवाइट करना और उनसे सुनना और ये एक डायलॉग होना, ये भी अपने आप में एक मैसेज है। जन सूचना पोर्टल का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर, गाँव में भी कर रहे हैं और हमारी हेल्पलाइन पे उसके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। हम गुजरात में उसके लिए कोर्ट में गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत कोशिश की और सरकार मान नहीं रही है। तब हम ऑनलाइन आरटीआई और जनसूचना पोर्टल जैसा पोर्टल के लिए कोर्ट में गए हैं और हम अनुमति मांग रहे हैं कोर्ट से कि हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट करें जनसूचना पोर्टल को प्रोजेक्टर से, ताकि कोर्ट फिर आदेश दें सरकार को कि ये होना चाहिए। फिर एक बार ये एक आंदोलन है और आंदोलन बना रहेगा। लास्ट में एक ही बात कहूंगी कि जितने भी लोग मेरे हेल्पलाइन पे फोन करते हैं, गुजरात की हमारी नेशनल हेल्पलाइन जो राजस्थान से फोन करते हैं, वो लोग ग्राम सभा के रेजोल्यूशंस और एक्शन टेकन रिपोर्ट ये अपनी सूचना जन सूचना पोर्टल पे नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे मुझे उन्होंने बताया। अब रिसेंटली मैंने देखा नहीं है कि शायद हो सकता है ये आ गया हूं, लेकिन जो भी अगर पंचायत डिपार्टमेंट देख रहे हो और एक्शन टेकन रिपोर्ट लास्ट ग्राम सभा में क्या हुआ था, ये इस ग्राम सभा में पहले पढ़ा जाता है, मतलब मिनट्स पढ़े जाते हैं, उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये दोनों चीजें हम ऑनलाइन नहीं देख पाते हैं जन सूचना पोर्टल पे, ऐसे बार बार लोग कह रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये बात की आ जाए, जो नींव है ग्राम सभा में जो चर्चा होती है और उसमें जो रेजोल्यूशंस होते हैं, वो तो नींव है हमारी कि जहाँ लोग अपने भागीदारी से अपनी बातों को तय करते हैं कि हमें गांव में कैसा विकास चाहिए। तो मैं आप आशा करती हूँ कि ये बात भी आ जाएगी। और फिर एक बार इस डायलॉग के लिए और जनसूचना पोर्टल के लिए बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर। धन्यवाद पंक्ति जोग जी, आपका बहुत बहुत आभार। और जस्टिस मदन लोकुर, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। जस्टिस मदन लोकुर। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, और नमस्कार बाकी मेरे साथी जो हैं यहाँ पे। पिछले 15 साल से आरटीआई एक्ट यहाँ पे लागू है, पर ये तो बहुत ही बड़ी बात है, पर मेरे ख्याल में जो उससे भी बड़ी बात है वो ये है कि जन सूचना पोर्टल उसका भी 1 साल से ज्यादा हो गया है। पिछले साल सितंबर में जन सूचना पोर्टल का इनॉग्रेशन किया था और 1 साल में आपने बहुत कुछ किया है। लोगों ने बोला है कि इससे बहुत फायदा हुआ है, लाखों लोगों को फायदा हुआ है, पेंशन में फायदा हुआ है, एप्लीकेशन में फायदा हुआ है, सर्टिफिकेट्स में फायदा हुआ है। तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आपने एक कदम लिया है, राजस्थान ने जो कदम लिया है जन सूचना पोर्टल से, उससे बाकी राज्यों में भी, जैसे कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, कर्नाटका के बारे में निखिल ने बोला था, और महाराष्ट्र में भी कुछ काम चल रहा है। तो इससे मेरे ख्याल लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये खुशी की बात ये है कि राजस्थान सरकार ने इसको इंकरेज किया है और बाकी राज्य भी इसे फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिससे कि ये जन सूचना पोर्टल थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और लोगों को और फायदा हो। लोगों को तो वैसे भी फायदा हो रहा है, पर अगर और फायदा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये 3-4 सुझाव जो मेरे हैं वो ये है कि वो जो एमएलए का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, उसके बारे में अगर सूचना मिल जाए, पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उससे मेरे ख्याल बहुत फायदा हो जाएगा। मुझे याद है जब 2019 में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो अखबारों में आता था कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से सिर्फ 20% पैसे खर्च किए हैं, किसी और ने 30% पैसे खर्च किए हैं, सबसे ज्यादा जहां तक मुझे याद है 50% थे। तो अगर ये सूचना भी मिल जाए कि ये पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं, किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि वो आपके विधानसभा में लोगों से, एमएलए से प्रश्न करते हैं लोग, और उनके जवाब जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब पता नहीं पड़ता लोगों को कि क्या काम चल रहा है, क्या चल रहा है, और हमने प्रश्न पूछा या किसी ने प्रश्न पूछा, उसका क्या उत्तर मिला,
अगर ये भी अगर आपके जन सूचना पोर्टल में आ जाए, मतलब विधानसभा के काम के बारे में, तो उससे भी बहुत फायदा हो सकता है। जुडिशरी का भी अगर आप जन सूचना पोर्टल में लेके आ सकें तो मेरे ख्याल में बहुत फायदा होगा। मुझे याद है कि हमारे ई कोर्ट्स पोर्टल में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, कितने केसेस पेंडिंग हैं, कौन से प्रदेश में कितने केसेस हैं, कौन से जिले में कितने केसेस पेंडिंग हैं, तो उससे प्लानिंग में बहुत फायदा होता है। तो अगर आप जुडिशरी की तरफ थोड़ा ध्यान दें इस चीज के बारे में कि वहां पे भी क्या चल रहा है, जो केसेस जो पेंडिंग है, कितने सालों से पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, अगर इसकी सूचना भी अगर आप दे सके पोर्टल पे तो मेरे ख्याल बहुत फायदा होगा। तीसरी बात पुलिस के बारे में। अब पुलिस स्टेशंस तो आपने बता दिए हैं कौन SHO हैं। FIR के लोगों को बहुत तंगी होती है कि हमने FIR फाइल किया है या नहीं किया है, वो रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या FIR है। ये लोग सोच रहे हैं कि ये सब मिलना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब 2-3 प्रोग्राम्स हैं, CCTNS का है, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोग्राम है, पर ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलता नहीं। तो अगर आप पुलिस के बारे में भी थोड़ा ध्यान दें जिससे कि लोगों को पता पड़े कि FIR दर्ज हो गया है या नहीं हुआ है, उसमें आगे क्या कार्रवाई हो रही है, और अगर पुलिस ने कुछ गड़बड़ किया है तो उसके बारे में क्या हो रहा है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया तो लोग उसके बारे में 2-3 महीने के बाद भूल जाते हैं क्या हो गया, और अगर उसका सस्पेंशन उठा लिया तो किसी को पता भी नहीं पड़ता। तो अगर ये सब इंफॉर्मेशन भी मिल जाए तो बहुत ही फायदा होगा। मैं 2-3 और चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि सोशल ऑडिट की बात हुई थी, अरुणा जी ने सोशल ऑडिट के बारे में बात की थी, वो मेरे ख्याल में बहुत ही जरूरी है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो हमारे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में मैंने एक सोशल ऑडिट कराया था, और उस सोशल ऑडिट से हमें पता पड़ा कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, और उन कमजोरियों को निकालने के लिए हमने प्रयास किया, और जहां तक हो सके हमने उनको ठीक किया। और हमारी ताकत कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में, हम लोगों को कैसे सुप्रीम कोर्ट में केसेस दिला सकते हैं। तो इससे बहुत फायदा होगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका ऑफिस हाई कोर्ट से बात करे तो उनके वो जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उनकी अगर आप सोशल ऑडिट उनसे कहें कि आप इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट कराएं तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। जो लोग कोर्ट में आना चाहते हैं पर नहीं आ सकते हैं उनको फायदा होगा। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में क्या कमियां हैं उसके बारे में पता पड़ जाएगा, और उनको आप स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं ये भी पता पड़ जाएगा। इसका बहुत ही फायदा होगा। और आप जानते हैं कि मेघालय में एक सोशल ऑडिट एक्ट आ गया है, मेरे ख्याल में राजस्थान में भी अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। CAG ने गाइडलाइंस दी हैं, उनको फॉलो करने में तो कोई तकलीफ किसी को हो ही नहीं सकती। तो ये सोशल ऑडिट का जो मकसद है, इससे मेरे ख्याल में लोगों को फायदा होगा, और ये लोगों के लिए ही है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले साल 2019 में आपने एक अनाउंसमेंट की थी, मेरे ख्याल बजट सेशन में, जहां तक मुझे याद है बजट सेशन में आपने अनाउंसमेंट की थी कि एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट या सोशल अकाउंटेबिलिटी एक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप इस एक्ट को, इस कानून को, इस अधिनियम को अगर आप ला सकें तो इससे भी बहुत फायदा होगा। श्री राम लुभाया साहब ने एक कमेटी में उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं इन चीज़ों के बारे में और चीज़ों के बारे में भी। अगर आप उनके बारे में कुछ सोच विचार करें, लोगों से बात करें कि इनसे कुछ फायदा हो सकता है या नहीं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन का भी मेरा ख्याल बहुत फायदा हो जाएगा। तो काफी एरियाज हैं, आपने बहुत काम किया है, जरूर बहुत काम किया है जन सूचना पोर्टल में, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि और लोगों को फायदा हो, राजस्थान के लोगों को फायदा हो। और जो आपने लीड दी है, जो आपने रास्ता दिखाया है,
वो बाकी प्रदेश भी उसी रास्ते पे चले जैसे आप चल रहे हैं और लोगों को फायदा हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस मदन लोकुर, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। और अब विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत साहब से, आप अपना आशीर्वचन, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। जस्टिस मदन लोकुर साहब, आदरणीय श्रीमती अरुणा राय जी, निखिल रेड्डी जी, आदरणीय भजरत हबीबुल्ला साहब, राम लोगाया जी, श्रीधर आचार्य लालू जी, शैलेश गांधी जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, हमारे साथी दिनेश कुमार जी, अश्विन भगत जी, ज्योति ब्रांका जी, श्री सुश्री रोली शिवरे, सुश्री पंक्ति जोग और बहन सुश्री कविता श्रीवास्तव जी, और तमाम जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तमाम भाई और बहनों को बड़ी खुशी है कि आरटीआई दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया और आप सबने इसमें भाग लिया। अभी सबके विचार सुने। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आरटीआई एक्ट की शुरुआत राजस्थान से हुई थी और राजस्थान से अरुणा राय जी और जिस रूप में निखिल रेड्डी जी ने ये संघर्ष प्रारंभ किया और संयोग ऐसा बैठा कि मैं खाली कोई गांव में दौरे कर रहा था और मैंने छोटी सी न्यूज पढ़ी उनकी सूचना के अधिकार की। जब इनके धरने चल रहे थे यहाँ पर ब्यावर में और जयपुर में, तब मुझे धरने पे जाने का सौभाग्य मिला 97 के अंदर। और हमने इनको वादा किया था कि मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैंने वादा किया था अरुणा राय जी से, अगर हमारी सरकार आएगी तो सूचना का अधिकार एक्ट बनाएंगे। और ऐसा संयोग बैठा कि 98 में मैं खुद ही मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला और जो वादा किया था उसको निभाने का हमने प्रयास किया, शुरुआत करी। उसमें पहले प्रशासनिक आदेश थे, फिर एक्ट बना करके, परंतु असली जो काम किया अरुणा राय जी ने वो किया यूपीए गवर्नमेंट वक्त के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी काउंसिल की चेयरपर्सन थी, अरुणा जी उसकी मेंबर थी। तब जो आप लोगों ने कानून बनवाया 15 साल पहले, आज उसका आरटीआई दिवस इसीलिए है, मैं समझता हूँ कि वो इस देश के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये कोई मामूली क्रांति नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐतिहासिक दिवस है कि जब हम लोग अधिकार के साथ में पूरे देशवासियों को ये कह सकते हैं कि आपको जो अधिकार मिला उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और जिस रूप में इसको लागू किया गया और जिस तरीके से आपने ये कानून बनाने के लिए सुझाव दिए, मैं समझता हूँ तभी संभव था जब सोनिया गांधी जी का खुद का कमिटमेंट अरुणा राय जी आपकी तरह एक्टिविस्ट की तरह हमेशा रहा है। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, उनके विचार सुने हैं। अभी तक भी वो हमें मैसेज देती हैं कि एक्टिविस्ट की भावनाओं को सामने रख करके आप लोग फैसले करो। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कमिटमेंट किसी का हो तो सफलता अवश्य मिलती है। और जैसा आपका कमिटमेंट था कि आपने सूचना का अधिकार की क्यों आवश्यकता देश के अंदर है, किस प्रकार ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कोई सूचना मिलती नहीं थी पब्लिक को, उसकी आड़ में फिर ट्रांसपेरेंसी की बात तो असंभव थी। तो आपने आरटीआई के माध्यम से असंभव को संभव बना दिया
और इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठ कर के जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं और जिस प्रकार पूरे मुल्क में आरटीआई एक्ट के माध्यम से जो ट्रांसपेरेंसी लाने के प्रयास हुए, करप्शन पे अंकुश लगा है। हालांकि कई आरटीआई एक्टिविस्ट की अभी जान गंवानी पड़ी है, परंतु कमिटमेंट की बात है कि जो भी इसमें लगा है वो देश हित में काम कर रहा है, जनहित में काम कर रहा है। इसलिए एक लंबी कहानी आपने इसकी बना दी और मैं समझता हूँ कि जिसकी आवश्यकता थी देश को, और मुझे बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर भी जो राष्ट्र करीब 105 मुल्क जो है इस कानून को लेकर के जो काम कर रहे हैं। कनाडा के अंदर जो सेंटर ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी के अंदर जो 2012 में जब ग्लोबल आरटीआई इंडेक्स बनाया तो भारत उसमें दूसरे स्थान पे था, और अब जो इसकी रैंकिंग 18 के अंदर 6ठे स्थान पर आ गई। और 2019 के अंदर अनफॉर्चुनेटली आरटीआई कानून में जो वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो बदलाव किए हैं उससे ये कानून और कमजोर हो गया। इसके चलते हो सकता है कि भारत की रैंकिंग और नीचे आ जाए। ये हमने कल्पना नहीं की थी कि ये दिन भी आएगा कभी इस एक्ट को इस रूप में कमजोर अवस्था में देखने का मौका मिलेगा। और अनावश्यक रूप से कितने साल का पीरियड होगा, क्या उनके स्टेटस होगा, इन बातों में जाने का कोई तुक नहीं था। सूचना आयोग बनाए गए उस रूप में बनाए गए, एक स्टेटस दिया गया, एक मैसेज दिया गया कंट्री के ब्यूरोक्रेसी को भी कि सूचना आयोग, चाहे मुख्य सूचना आयोग हो चाहे आयुक्त मेंबर हो, वो किस लेवल के व्यक्ति हैं, किस स्टेटस से काम करेंगे। आपने एक ही झटके के अंदर उनके स्टेटस को कम कर दिया। इस प्रकार की जो सोच मोदी जी की रही है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इसका वहां पर गठन नहीं किया था, हाईकोर्ट के आदेश से गठन करना पड़ा। तो जिस सरकार की सोच ये हो उस सरकार में हम बैठ के बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने हमेशा, मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का आप लोगों का आशीर्वाद सौभाग्य मिला है, हमेशा हमने प्रयास किया कि जो कैसे हम लोग जो भावना एक्टिविस्ट की है, जो भावना पब्लिक की है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। समय समय पर हमने कई तरह के पहले नियम बनाए, कायदे बनाए, और वो कारगर साबित नहीं हुए तो हमने फिर राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट बनाया 11 के अंदर सेकंड टर्म में, राइट टू हियरिंग एक्ट बनाया, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट बहुत ही अभी काफी वो मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह लागू है राजस्थान के अंदर, उसका बड़ा इम्पैक्ट भी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने कमी नहीं रखी जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी संभव था वो करने का। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का भी हमने कानून बनाया था, बाद में कहते हैं कि वो कानून भारत सरकार के कानून में मर्ज हो गया, पर सरकार का कमिटमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कैसे हम लोग एक्टिविस्ट की भावनाओं को भी, जन भावनाओं को साथ लेकर के फैसले करें। निखिल डे जी पीछे पड़े हुए सार्वजनिक जवाबदेही कानून को लेकर के काफी रामलोभाई ने उसके ऊपर काम भी किया है, और हमारे साथियों की सोच के ही तरह की है कि जो कानून पहले बने हुए हैं वो अगर मजबूती से काम कर जाए तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी बहस चलती रहती है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज्यादा डिस्कशन करके अरुणा जी से, निखिल डे से, कविता जी से बात करेंगे क्या कर सकते हैं। पर जो जन सूचना पोर्टल और जन सूचना हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसकी आप सबने उसको वेलकम किया, और उस वक्त मैंने पत्र लिखे थे, अभी लोकुर साहब कह रहे थे कि सभी मुख्यमंत्री को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इस दिशा में आगे बढ़ें, पर मेरे ख्याल अनफॉर्चुनेटली आज बताया गया कि कर्नाटक सरकार हमारे ही से, हमारी गवर्नमेंट से वो इन्फॉर्मेशन ले रही है कि जन सूचना पोर्टल किस प्रकार आपने बनाया है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही लगता है, ऐसा मुझे सूचना मिली अधिकारियों से।
पर हमारे यहाँ पर जो ये काम किया गया 44 विभागों से जुड़े 81 योजनाओं को और 223 सूचनाएं अलग अलग हैं उसकी, ये इसको जन सूचना पोर्टल को हम और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि टोटल ही हर विभाग में काफी कुछ काम इसमें हुआ है, उसका बड़ा इम्पैक्ट भी है, चाहे वो रेवेन्यू के मामले हों, चाहे वो बेनिफिशियरी के मामले हों, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मामले हों, कोई कमी नहीं इसके अंदर। किसानों को जमाबंदी की नकल, भू राजस्व नक्शा, पटवार कार्यालय, जो तहसील चक्कर लगाने पड़ते थे, आज ये जन पोर्टल के माध्यम से उसको जानकारी आसानी से मिलने लग गई, जमाबंदी की नकल भी और नक्शे भी। पर हम चाहेंगे हर विभाग के अंदर, क्योंकि जो आरटीआई एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है कि सूचना बजाय कोई मांगे, सरकार को खुद को आगे आगे सूचना देने का प्रयास करना चाहिए। और जब सरकार का कमिटमेंट अगर इस दिशा में आगे बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ सूचना मांगने की जरूरत कम पड़ेगी और ये जो मकसद है आरटीआई का वो वैसे ही पूरा हो जाएगा। पर ये तब होगा तब तमाम देश के अंदर, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको इसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा कि आगे चल कर के आप जो भी निर्णय आपके हो, जो आदेश हो, जो सर्कुलर निकले, उसी वक्त आप कानून ऐसे बन जाए, जैसे अभी मेघालय का उदाहरण दिया आपने, कानून ऐसे बन जाए। ये सोशल ऑडिट की बात की आपने कि मेघालय सरकार ने एक्ट बनाया उसके लिए, तो क्यों नहीं ऐसे कानून और कुछ हम लोग सोचेंगे क्या कर सकते हैं जिससे कि स्वतः ही एक अधिकारी की ड्यूटी हो, जैसे फैसला हो और जैसे कोई सर्कुलर निकले सरकार का, स्वतः ही वो जन सूचना पोर्टल में पहुंच जाए, तो स्वतः ही ये काम आगे बढ़ जाएगा। इस रूप में मैं समझता हूँ कि हमें काफी कुछ करने का सकता है। इसलिए मैं इसमें कोई सब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी है, क्योंकि मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस यज्ञ के अंदर जो अरुणा जी ने और निखिल जी ने शुरू किया, उसमें प्रारंभ से आहुति देने का थोड़ा बहुत हमें भी सौभाग्य मिला। और सोनिया गांधी जी जब यूपीएफ चेयरपर्सन बनी तो उनका जो कमिटमेंट था उसके कारण से और संभव हुआ कि केंद्र में कानून वो बना जो जिसका सपना आप लोगों ने देखा था। कानून तो एनडीए गवर्नमेंट ने बनाया था हमारे राजस्थान के बाद में, पर वो जो परफेक्ट कानून नहीं था, वो परफेक्ट कानून बना डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में। और मैं समझता हूँ कि इसको, ये तो एक आंदोलन है और ये और आगे कमजोर नहीं हो, इस दिशा में हमारा हमेशा चिंतन रहना चाहिए। ये मेरे को कुछ बातें कहनी थी आपसे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान सरकार और अरुणा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए स्वीकृति दी, क्योंकि ये आप ही का सोच है और राजस्थान की शुरुआत हुई है, तो राजस्थान प्रदेश का अधिकार बनता है कि इसका अगर आज इसका दिवस है तो उसको हम लोग यहाँ बैठ करके चर्चा उस पर करें। और जैसा भी सुझाव आया था कि साल भर में इसके बारे में जब भी अवसर मिले, एक बार, दो बार, तीन बार चर्चा होती रहनी चाहिए, तो वो भी हम लोग करेंगे अवसर आने पर। कुछ सुझाव जो आए थे उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो प्रोसेस चालू हो गया, 1 महीने के अंदर कर दी जाएगी। सभी विभागों को आरटीआई की ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो हमने कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक उसको पूरी तरह प्रारंभ करना होगा, जिससे कि टाइम पे वो पूरी हो जाए। सामाजिक अंकेक्षण जो सोशल ऑडिट की बात की गई है, उसकी गवर्निंग बॉडी का गठन और सिविल सोसाइटी के सदस्यों की नियुक्ति भी हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। और कोविड के दौरान चलाई गई योजनाएं, सहायता का सतत सोशल ऑडिट, ये हम लोग करवाएंगे। ये आपने सुझाव दिया है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। जल्दी हम चाहेंगे कि उसमें सोशल ऑडिट हो उसका भी। और जन सूचना पोर्टल की नवीन गाइडलाइन
और एडवाइजरी कमेटी का गठन करने की बात है वो हम 1 महीने में कर देंगे। बाकी जो सुझाव के और भी आए हैं, और निखिल रेड्डी जी की तो मास्टरी है सुझाव देने के अंदर, तो हम चाहेंगे कि वो जो कभी मिले बातचीत करते रहें, सुझाव प्राप्त करते जाएंगे, हम कार्रवाई करते जाएंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबकी जो भावना थी उनको मैंने नोट करवाया है। हम चाहेंगे कि उसके ऊपर हम लोग समय समय पर, गुजरात के हमारे बहन ने बात करी, मध्य प्रदेश के हालात की जानकारी मिली। मैं समझता हूँ कि सबने खुल के अपनी बात कही, और मैं चाहूंगा उनके खुद के प्रयास रंग लाएंगे, और धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियों को भी उनका कमिटमेंट पैदा करना पड़ेगा कि उनकी ड्यूटी है कि वो जहाँ सरकार जिस पार्टी की है वहां वो दबाव बनाए, तब जाकर के पूरे देश के अंदर और ज्यादा लोगों को राहत मिल पाएगी। यही कहता हुआ मुझे अच्छा लगा सुशीला देवी जी ने भी जो अपना अनुभव बताए। मैं समझता हूँ कि महिलाओं में भी और ज्यादा वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात भी है, वो आगे बढ़नी चाहिए। और ये अपना आप में जो आरटीआई एक्ट बना है, ये तो वास्तव में एक इतिहास बन गया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आप सबकी भावनाओं के साथ हमेशा खड़ी मिलेगी। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जोकर साहब का भी और तमाम साथियों का, कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने बात की। वजह अल्लाह साहब तो हमारे जोधपुर भी आए थे, जब मैं अरुणा जी को और उनको ले गया था जोधपुर के अंदर, तब भी उन्होंने भाग लिया था जोधपुर में, जब हम लोगों ने एक्टिविस्ट ये आरटीआई का एक ट्रेनिंग कैंप रखा था, करीब 10 साल हो गए होंगे उसको भी। तो बजाय हबीबुल्लाह साहब वहाँ भी आए थे, उस वक्त पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे वो, अरुणा राय जी और सब लोग आए थे। मुझे खुशी है कि हम लोग हमेशा इस कमिटमेंट के साथ में आपसे जुड़े रहे हैं। आगे भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम लोग कमी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज आरटीआई दिवस की इस 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय राजस्थान। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्यमंत्री जी को और सरकार को, और जितने लोग आए और शामिल हुए सबको बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।